खैर मकदम है आप सबका इदराक लर्निंग मीडिया JKSSB FAA स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस में। तो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जिसमें हमने कल पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज और कुछ टेक्निकल टर्म्स फिर हमने क्लास में पढ़ी थी। तो आज हमें डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस टुडे graphing of frequency distribution। चूंकि हमने इब्तिदा में ही कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे डेटा कंडेंस होता है। डेटा को हम समराइज करते हैं इन द टेबुलर फॉर्म। तो फिर इसी टेबुलर डेटा से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द डायग्रामेटिक फॉर्म, इनटू द ग्राफिकल फॉर्म। सो वही हमें पढ़ना है कि ग्राफिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन मशहूर ग्राफ्स, तीन फेमस ग्राफ्स या डायग्राम्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे, आप याद रखिए, दैट इज हिस्टोग्राम। ठीक है, व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोग्राम जो होता है ये सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स। each proportionate to width, each proportionate to width to range of values within a class, and proportional to length length नहीं, height, proportional to height, length नहीं, हम height की बात कर रहे हैं, to frequency of respect to class। ओके, देखिए ये सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं। हम टेबुलर फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं इनटू द डायग्रामेटिक फॉर्म। तो ये सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं। इन सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स में, इन रेक्टेंगल्स में क्या होता है, इन रेक्टेंगल्स की विड्थ जो होती है, इन रेक्टेंगल्स की विड्थ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसको, जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, रेंज ऑफ वैल्यूज जो होंगे, वेरिएबल के जो रेंज ऑफ वैल्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, विड्थ। अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना क्लास का साइज है, क्लास हमने कल पढ़ा, क्लास 10 to 20, 20 to 30, दैट इज क्लास।
ओके, जितना क्लास का साइज है उतनी विड्थ होगी किसकी, इस रेक्टेंगल की, ठीक है, नंबर वन। और अब हाइट की बात, जो रेक्टेंगल की हाइट है वो कितनी होगी या लेंथ वो कितनी होगी, जो इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होगी, जो इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी इस रेक्टेंगल की हाइट होगी, ठीक है। ओके, अभी आपको और भी समझाएंगे इसके बारे में। और एक पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज मेड ऑफ बार्स, इनफैक्ट कनेक्टेड बार्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल्स इसमें होते हैं उनको बार्स भी कहा जाता है, और ये कनेक्टेड होते हैं आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासेस होते हैं, मतलब क्लास जो हमने कल पढ़े 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लासेस जो होते हैं, क्लासेस आर नोन एज, इसमें क्लासेस को हम क्या कहते हैं, बिन्स, इन क्लासेस को हम कहते हैं बिन्स। समझ आई आपको बात। तो ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में ये कनेक्टेड रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, ये कनेक्टेड रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन रेक्टेंगुलर्स की विड्थ क्या होती है, इनकी विड्थ एज पर क्लास साइज होती है। और इन रेक्टेंगुलर्स की हाइट क्या होती है, इनकी हाइट एज पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास होती है, ठीक है। तो यहां पर जो ये क्लासेस है इनको हम कहते हैं इन दिस डायग्राम, उसको बिन्स कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम बिन्स कहते हैं। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक मिनट, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए दिस इज हिस्टोग्राम, तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर, ये हमारे क्लासेस हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इनकी फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 7 एंड 4, ठीक है। दिस इज एक्स एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ। अब हमें इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारी एक्स एक्सीज है एंड दिस इज वाई एक्सीज, दिस इज द ओरिजिन 0, ओके। तो क्लासेस कहां से शुरू होते हैं, 10 to 20, क्लासेस का साइज एक जैसा है, 10 इनका क्लास इंटरवल है, 10 10 10 10, ओके, क्लास इंटरवल 10 है। तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। इक्वल विड्थ होनी चाहिए क्योंकि क्लासेस का साइज भी इक्वल है ना, तो विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50, ओके। और यहां से हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज नोन एज हिस्टोग्राम। तो 10 to 20, 10 to 20 हमारा क्लास 10 to 20, ठीक है। तो ये हमारे रेक्टेंगल की विड्थ बन जाएगी। हमने कहा कि जितना क्लास होगा, इधर हमने कहा कि विड्थ इसकी प्रोपोर्शनल होगी टू द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन अ क्लास। जितना क्लास का साइज होगा उतनी इस रेक्टेंगल की विड्थ होगी, ठीक है। और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल होगी एज पर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो यहां पर हम 3 पर बराबर 3 तक ये रेक्टेंगल बनाएंगे। आई एम सॉरी कि अगर ये सीधा नहीं बना आप, लेकिन समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। सो ये हमारा पहला रेक्टेंगल बना। अब दूसरा है 20 to 30, फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो इसको 5 तक ले जाना है, ओके।
थर्ड वन 30 to 40 7 है, वो 7 तक ले जा रहा है इसको। ठीक है, अच्छा 40 to 50 इसका 4 है, 4 इज हेयर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा। दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40 एंड दिस इज 50। ये बना हमारा हिस्टोग्राम। ओके, अब इन बातों को समझ लीजिए जो मैंने पहले बातें लिखी। मैंने कहा कि हिस्टोग्राम होते हैं रेक्टेंगल्स। ये क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स। और हर किसी रेक्टेंगल की विड्थ होती है एज पर द क्लास साइज, और हर किसी रेक्टेंगल की हाइट होती है एज पर द फ्रीक्वेंसी। ये मैंने पहले पॉइंट में लिखा। दूसरे पॉइंट में मैंने कहा कि इट्स मेड ऑफ कनेक्टेड रेक्टेंगुलर बार्स। ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, रेक्टेंगुलर बार्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस सीरीज से बनाए जाते हैं। क्लासेस आर नोन एज बिन्स। ये जो क्लासेस यहाँ पर है इनको बिन्स कहा जाता है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ से, एंड दिस इज आवर वेरिएबल एक्स यहाँ से है। ठीक है, तो यही है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इतना ही है। हिस्टोग्राम पर आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, हिस्टोग्राम पर देखिए वो ये है कि वी कैन, या हम ऐसे लिखेंगे, मोड कैन बी लोकेटेड graphically with the help of histogram। ठीक है, अभी आपको मोड पता ही नहीं है तो मैं आपको क्या समझाऊं कि हम ग्राफिकली मोड कैसे दिखाते हैं। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको जहन में रहे, थोड़ा सा आपको बताता हूं। जब हम मोड पढ़ेंगे उस वक्त मैं फिर से बताऊंगा। मोड इज वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें इसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने हैं। ठीक है, मोड इज वन ऑफ द मेजर। तो मोड को हम लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। पहले हमें जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम ऐसे ही हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब मोड कहाँ पे है? मोड है, देखो ये जो हैश्ड बार होता है, हैश्ड बार का कॉर्नर हमें कनेक्टेड करना होता है अपोजिट बार्स, जो इसके साइड में बार्स होते हैं उनके कॉर्नर्स के साथ। इसका कॉर्नर इसके साथ कनेक्ट करना है, इसका कॉर्नर इसके साथ कनेक्ट करना है। और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो गए, यहां पर इंटरसेक्ट हो गए, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारा वेरिएबल होगा वही होगा हमारा मोड। मोड इज डिनोटेड बाय जी और जेड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम हमें जरूरत लगता है मोड लोकेट करने में, क्योंकि मोड हमें पढ़ना है, इसीलिए हिस्टोग्राम वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमारा हिस्टोग्राम है। इसके बाद और एक डायग्राम है जिससे हम प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी एक इंपॉर्टेंट और फेमस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, पहले इस पॉलीगॉन को देखते हैं। व्हाट इज दिस पॉलीगॉन? फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है, उससे हमें समझ आएगा कि इससे करते क्या है। ठीक है, पॉलीगॉन जिसने मैथ्स पढ़ा होगा उसको पता है कि इट इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर। ठीक है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी फिगर जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट्स की बनी हो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे बनाएंगे इट्स आल्सो पॉलीगॉन, ऐसे बनाएंगे लाइन सेगमेंट्स की बनी हो, इसमें कोई कर्व नहीं हो तो इट्स आल्सो पॉलीगॉन। समझ आई बात? तो ये सारे पॉलीगॉन हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही क्लोज फिगर बन जाती है और वो फिर लास्ट में पॉलीगॉन बन जाता है। ठीक है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? इट इज अ लाइन ग्राफ।
It is a line graph to represent frequency distribution. ये सिंपल एक लाइन ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, पहला पॉइंट इसके बारे में. दूसरा ये है कि ये इसको कैसे बनाया जाता है. इट इज क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग frequencies at midpoints of classes. ठीक है, ओके, इधर ही हम लिखेंगे. Then these points are connected by a straight line. फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से. ओके, देखिए इसकी हम एग्जाम्पल यहां पर बताएंगे. फिर से वही एग्जाम्पल जो भी हमने लिखी यहां पर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. This is x and this is frequency. क्या थी फ्रीक्वेंसी इसकी मुझे नहीं पता, पहले 3 थी शायद, 3, 5, 7 and 4. ओके, देखिए ये लाइन ग्राफ है सिंपली. दिस इज x and this is f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 10, 20, 30, 40 and 50. 10, 20, 30, 40 and 50. देखिए 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है 3, तो हम 3 को प्लॉट करेंगे. कहां पर हमें प्लॉट करनी है? मिड पॉइंट्स पर. ठीक है, 10 और 20 के बीच में मिड पॉइंट्स पर हमें इसको प्लॉट करना है. वही हमने लिखा कि इट्स क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसीज एट मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस. तो क्लास के मिड पॉइंट में हमें प्लॉट करना है, पॉइंट हमें यहां पर डालना है. इसके बाद 5, 20 to 30 है 5, तो 5 यहां पर तकरीबन आ जाएगा, इसके बीच में इधर आ जाएगा तकरीबन. ओके, 30 to 40 इज 7 यहां पर आ जाएगा. ओके, एंड देन वी हैव 4. 40 to 50 इज 4. ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट किया. अब इसको कनेक्ट करना है विद द स्ट्रेट लाइन. हम इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे. ठीक है, लेकिन इन लाइन्स को हमें एक्सटेंड करना है सो दैट दीज कैन कनेक्ट द ग्राफ ऑन बेस. इस बेस को ये कनेक्ट करें. ठीक है, बन गई ना क्लोज्ड फिगर, यही हमने कहा था. तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. समझ आई बात? पहले हमने पॉइंट्स को कनेक्ट किया, फिर उनको एक्सटेंड किया ताकि ये बेस के साथ मिल जाए, तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, फिलहाल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम कोई मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पता होना चाहिए. ये क्या है? इट्स सिंपली अ लाइन ग्राफ. बस इसमें ये है कि फिर बेस से इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अब है हमारा तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज ओजाइव. ओजाइव. ओके, तो ओजाइव क्या है? एन ओजाइव इज एन ओजाइव, इसका और एक नाम है
दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, सॉरी नॉट ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये एक लाइन ग्राफ है, ये एक लाइन ग्राफ है दैट डिस्प्लेज, जो डिस्प्ले करता है, जो प्रेजेंट करता है लेस देन क्यूमुलेटिव, CF का मतलब है फ्रीक्वेंसी, हाँ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कल पढ़ी, हाँ, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हमें याद रखना है कि मीडियन कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स। हम मीडियन को लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली, कैसे? विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स, विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स। तो मीडियन क्या है? जैसे मैंने कहा कि लाइक मोड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन इज आल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हमने इनको नहीं पढ़ा, इसके बाद हमें पढ़ना है, लेकिन इधर अगर आपको याद रहे तो बेहतर है। ठीक है, तो देखिए इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। यही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, इसी को बनाएंगे हम, पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर बनाएंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50, 3, 5, 7 and 4। ठीक है, पहले बनाएंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा जगह को हम बचाते हैं क्योंकि फिर ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, दिस इज लेस देन। कल ही हमने देखा और पढ़ा भी इसका मेथड। हमें कहना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। लेस देन 10 हमने कल भी इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर मान ले कि ये 10 to 20 मार्क्स है और F ये है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो लेस देन 10 हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है? 0 है। लेस देन 20, लेस देन 20 3 स्टूडेंट्स है ना, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है। लेस देन 30, 3 और 5 कितने हो गए? 8। लेस देन 40, 8 और 7 15। लेस देन 50, 15 और 4 कितने हुए? 90। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही होता है n के बराबर। फिलहाल हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब मोर देन हम बनाते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन 10, 20, 30, 40 एंड 50। मोर देन 10 कितने बच्चे हमारे पास है जिनको 10 से ज्यादा मार्क्स है? वो तो सारे हैं, सारे का मतलब कितना है फिर? 90। ओके, मोर देन 20 मतलब 3 को छोड़ के बाकी 7 के बाद बात सौ के शुरा। ओके, मोर देन 30 3 और 5 को छोड़ के 7 और 4 दैट इज 11। मोर देन 40 इज 4 एंड मोर देन 50 से ज्यादा हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है? कोई नहीं है, 0। सो ये बन गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर।
देखिए यहां से वेरिएबल आएगा, हमेशा x से वेरिएबल आएगा, दिस इज ओरिजिन। यहां पर हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50, दिस इज द x एक्सीस। एंड y एक्सीस से हम लिखेंगे वेरिएबल, ओके हम इस तरीके से लिखेंगे 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये वेरिएबल दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे, फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। तो 10 पर हमारा वैल्यू क्या है 0, तो पहला हमारा इधर ही आएगा पॉइंट। दूसरा 20 पर क्या है 3, तो वो थोड़ा इधर आएगा 5 से थोड़ा नीचे। ओके 30 पर 8, तो 8 पर हमें जाना है, इधर 10 से नीचे आएगा वो। ओके 40 पर 15, वो ऊपर आएगा। ओके एंड 50 पर 19, 50 पर 19 भी ऊपर आएगा, इससे नीचे थोड़ा, ठीक है। तकरीबन यही है। तो इसको हम ज्वाइन करते हैं, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं इसको ऐसे एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि इसका दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, बिकॉज इसको एक कर्व बन जाता है। तो दिस इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। नाउ ये असल में बराबर ऐसे कर्व बन जाता है, क्योंकि अब हमने बराबर नहीं किया तो उस हिसाब से चलो ये भी चलता है। अब इसके बाद मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 पर है 19, तो 19 यहां पर आ जाएगा तकरीबन, इसको क्या ओके 20 पर 16, 30 पर 11, 10 से ऊपर। ओके 40 पर 4 एंड 50 पर 0, तो यहां पर आ जाएगा। तो इसका जो कर्व है वो इस तरीके से बन जाएगा, दिस इज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। देखिए मीडियन को हमें लोकेट करना है ना, जहां पर ये कनेक्ट हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, तो वहीं पर हमारा क्या होता है मीडियन। मीडियन इज डिनोटेड बाय m। तो ओजाइवस जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर जो हमारे वेरिएबल्स का वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो ग्राफिकली हम मीडियन ओजाइवस के जरिए दिखा सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम ये ग्राफिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ें। तो 3 ग्राफ से 3 डायग्राम्स हमने पढ़ी, एक हिस्टोग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड तीसरा ओजाइवस, ठीक है। हिस्टोग्राम से हम किस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को लोकेट कर सकते हैं, मोड, एंड ओजाइव से मीडियन। समझ आई बात? तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम नया एक टॉपिक लेंगे। अच्छा, तो छोटे से पॉज के बाद हम शुरू करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हम कहते हैं दूसरा नाम मेजर्स ऑफ एवरेज, ठीक है। मेजर्स ऑफ एवरेज और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। देखिए सबसे पहले, चूंकि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड एनालाइजिंग दैट डेटा, ठीक है। हमने पहले ही प्लूरल सेंस में बताया कि प्लूरल सेंस इज स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इन सिंगुलर सेंस इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसे हम इस डेटा पर अप्लाई करते हैं और फिर हम इसमें कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंसेस, एनालिसिस हम इस डेटा पर करते हैं, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज अगेन अ मेथड फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इसके इंट्रोडक्शन में हम पहले बताएंगे।
ये है एक स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा को हम एनालिसिस करने के लिए ये मेथड, हम मैथमेटिकल मेथड होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इस मेथड से हम हमारे लिए एनालिसिस आसान हो जाता है। देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन या डेटा बहुत ह्यूज नंबर का हो सकता है, लेकिन उस पूरे ह्यूज नंबर को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है या बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसको हम क्या करते हैं, उस पूरी पॉपुलेशन को या ह्यूज नंबर ऑफ डेटा जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द सिंगल फिगर। सिंगल फिगर में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट। फिर उस सिंगल फिगर से तो आसान है, उस सिंगल फिगर से हम दूसरी पॉपुलेशन के डेटा को भी एक सिंगल फिगर बना देंगे। इन सिंगल फिगर्स को हम आपस में इजीली कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इस पर अपनी ओपिनियन एनालिसिस हम दे सकते हैं। समझ आई बात? तो सेंट्रल टेंडेंसी से यही होता है, सेंट्रल टेंडेंसी से यही काम होता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, ये नेचर में हर जगह पाया जाता है। क्या चीज? जो मैं अभी लिखने वाला हूं, इन फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, large number of observations, data has tendency toward center। देखिए, जब हमारे पास वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बहुत सारे होंगे, उन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स की टेंडेंसी है कि वो सेंटर में जमा होता है, वो सेंटर में जमा होता है। टेंडेंसी का क्या मतलब है? टेंडेंसी का मतलब है कि इसको खिंचाव है, किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पॉपुलेशन, ये डेटा है, ये डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। अगर हम देखेंगे इस पॉपुलेशन में जब हमारे पास फेयरली लार्ज नंबर होगा, ये पहली कंडीशन है इसमें, फेयरली लार्ज नंबर जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तो उसमें डेटा सेंटर पर ही जमा होता है। दिस इज नेचुरल फेनोमेनन। इस पर एक बड़ी थ्योरी बनाई गई है, दैट इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, चलो आपको मैं एग्जांपल देता हूं मस्जिद की। मस्जिद में चलो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं। चलो रमजान की ही बात करेंगे, अगर आज नहीं तो रमजान में आप मस्जिद में थे, छोटी सी मस्जिद भी अगर होगी फिर भी 100 बंदे आ जाएंगे, तो 100 इज अ गुड नंबर। ठीक है, तो मुझे बताइए उस 100 नंबर में अगर हम जो वहां पर नमाजी थे उनकी हाइट को देखेंगे, मुझे बताइए क्या उसमें ज्यादा लंबे वाले थे, मतलब जिनकी हाइट बहुत लंबी है, या जिनकी हाइट बहुत छोटी है, कि जिनकी हाइट नॉर्मल थी? ज्यादा कौन लोग होते हैं मस्जिद में? मुझे बताइए। कशिर पट मस्जिद मन नमाज पढ़ने आसान तम लूक वारिया ज्यादा थद आसान। अगर हतो नफरों मज वुचो, हतो नफरों मज तम लूक यम 6 फुट हर हाइट, सह गो थोद मिसाल के तौर पर सान हिसाबन। ठीक, तुम लूक ज्यादा यहज हाइट 5 फुट तक कम, कि तुम लूक ज्यादा यहज हाइट 5 to 6 फुट। क्या तुम बासान? तो बताइए, तो वहां पर कौन से लोग ज्यादा होते? कभी भी आप देखेंगे, आप देखोगे कि जिनकी हाइट नॉर्मल है वो ज्यादा लोग होते हैं। ये नेचर में हर किसी जगह, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, यहां पर भी वो पाया जाता है। आप कहीं पर भी देखिए सेंटर में लोग ज्यादा जमा है। इसका मतलब क्या है सेंटर? हम हाइट की एग्जांपल लेंगे, मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, ये हाइट की एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कि ये 3 फीट वाले बंदे हैं। ठीक है, 3 से हम ऐसे करेंगे, 3 से 5 फीट वाले बंदे, 5 से
नहीं, 3 से 4, 4 से 5 करेंगे हम। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। ठीक है, अब यहां पर नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40। ठीक है, आप खुद कहेंगे कि ज्यादा लोग होते हैं जिनकी ये 4 to 5 हाइट होती है। मिसाल के तौर पर हम मानेंगे 4 to 5 नहीं, 5 to 6, वो भी नॉर्मल में ही है। 4 to 5 अगर 20 बंदे थे, 5 to 6 मान लो 30 बंदे थे। जिनकी हाइट 6 से ज्यादा है वो कम ही बंदे थे, ज्यादा नहीं थे। और जिनकी हाइट छोटी है वो भी कम ही थे, वो ज्यादा नहीं थे। अगर हम इसको कर्व बनाते हैं ना, वो इस तरीके से कर्व बन जाता है। इसी को नॉर्मल कर्व कहते हैं। समझ आई बात? तो कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा डेटा कहां पर है? सेंटर पर है। ये सेंटर है। डेटा हैज टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंटर। डेटा सेंटर के इर्द गिर्द क्या होता है? जमा होता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। हम देखते हैं कि वो सेंट्रल पॉइंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही होता है कि हम वो सेंट्रल पॉइंट को लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वही सेंट्रल पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव है होल पॉपुलेशन का, होल सैंपल का। समझ आई बात? इसीलिए इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। समझ आई बात? ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यही बातें हमें इसके बारे में लिखनी है। सबसे पहले हमने कहा कि डेटा हैज टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इज द समरी ऑफ डेटा। समरी ऑफ डेटा, बल्कि यहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें लिखना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ समरी ऑफ डेटा। इट रिफ्लेक्ट्स, जो मैं अभी कह रहा था, इट रिफ्लेक्ट्स द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसका सेंटर ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही हम यहां पर इस बात को दोहराएंगे। द सेंटर वैल्यू या द सेंट्रल वैल्यू, the central value that represents the whole data, whole population। population मैंने आपको पहले ही कहा था कि population होता है the field of study। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसी को हम population कहते हैं। in statistics population can be a library, a region, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो that represents the whole population is known as measure of central tendency। उसी को कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी उसी सेंट्रल पॉइंट को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। यहां से मिसाल के तौर पर वो सेंट्रल पॉइंट ये है, इसी को हमने बाहर निकाला, ये हमारा बन गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज, इसको हम कहते हैं जिस्ट ऑफ डेटा। ये डेटा का जिस्ट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गूंज। इसे डेटा की गूंज समझ आओ तो है। एंड इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर, जो मैंने पहले ही कहा, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एनालिसिस एंड कंपैरिजन। इससे हमारा काम एनालिसिस और कंपैरिजन क्या है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके टाइप्स को हम अब डिस्कस करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी और टाइप्स ऑफ एवरेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी और टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज किसका नाम है? सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम ही है एवरेज। समझ आई बात? तो देखिए, तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स।
एक होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। एक है हमारे पास पोजिशनल एवरेज, और एक है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल एवरेज। ठीक है, आपको बस ये दो डिस्कस करने हैं, ये दो पढ़ने हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं, वहां पर हमें काम आता है। तो फिलहाल ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। अब मैथमेटिकल एवरेजेस जो है ये हमारे पास दो है, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ओके। और दो नहीं बल्कि तीन है। दूसरा है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, एंड तीसरा है हार्मोनिक मीन। देखिए, आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने पहले ही दिन कहा कि इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसकी। तो आपने ये 8th में, 9th में, 10th में पढ़ा होगा। आप इस अरिथमेटिक मीन को ही अक्सर एवरेज कहते हैं, अरिथमेटिक मीन को ही अक्सर एवरेज कहते हैं। हालांकि इट इज अ टाइप ऑफ एवरेज, इट इज नॉट होली एंड सोली एवरेज। Geometric mean is also average, harmonic mean is also average, positional averages are also average, commercial averages are also average। लेकिन arithmetic mean को average से ही हम पुकारते हैं, ये क्यों? इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि arithmetic mean is regarded as a best average। हमें एक टॉपिक पढ़ना है कि characteristics of best average, ठीक है। तो बेस्ट एवरेज, बेस्ट मेथड माना जाता है अरिथमेटिक मीन। तो अब ये इतना मशहूर है कि इसी को एवरेज कहा जाता है। हालांकि ये सारा होल एवरेज नहीं है, ये उसका एक टाइप है। समझ आई बात? तो ये यहां पर क्लियर करना जरूरी था। अब पोजीशनल एवरेज है। पोजीशनल एवरेज हमारे पास ये भी दो है। एक है जो मैंने अभी कहा था, जिसका जिक्र हमने अभी किया था कुछ देर पहले, कि मीडियन, जिसको हम लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजायोस, एंड मोड, जिसको हम लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ग्राफिकली, ठीक है। और कमर्शियल एवरेजेस भी 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक है पोजीशनल एवरेज, इसमें भी एक अलग सा है पोजीशनल एवरेज। दूसरा है प्रोग्रेसिव एवरेज, एंड देन वी हैव कमर्शियल एवरेज। ठीक है, तो आपको ये सारे पढ़ने, जियोमेट्रिक मीन पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, हार्मोनिक मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट ये है, समझ आई बात? अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मीन, मेथड ऑफ मीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम पहले अरिथमेटिक मीन को ही उठाते हैं, इसी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। आज हम अरिथमेटिक मीन को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात अभी हमने कहा कि फेमसली नोन एज एवरेज। हालांकि ये एवरेज इतना ही एवरेज नहीं है, ये भी एवरेज है, बट ये सारा का सारा एवरेज नहीं है। तो ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मशहूर है, सबको पता है। दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय
number of observations. ओके तो इसका क्या मतलब है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि अगर, अच्छा पहले मैं ये लिखूंगा कि इट इज डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय एक्स बार, ठीक है, या एम से ही अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये एक्स बार आप देखोगे कभी कैपिटल होता है कभी स्मॉल होता है, ये ज्यादा इशू नहीं है। कैपिटल एक्स बार इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्मॉल एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपल, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। फिलहाल ये पॉपुलेशन और सैंपल हमारे पास ये चीज नहीं है, फिलहाल आप कोई भी एक्स बार ले सकते हो, इट कैन बी स्मॉल इट कैन बी कैपिटल, ओके। तो ठीक है, तो ये एक्स बार किसके बराबर होता है, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn डिवाइडेड बाय n, यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसी को फिर हम ऐसे डिनोट करते हैं समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये बड़ा सा ये e जैसा होता है, ये इसको कहते हैं समेशन। असल में ये होता है ग्रीक कैपिटल सिग्मा, इसका एक स्मॉल सिग्मा भी है, उसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये कैपिटल सिग्मा है, ग्रीक कैपिटल सिग्मा है, इसको समेशन कहते हैं, ठीक है, या ग्रीक कैपिटल सिग्मा भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सीरीज है वो 3 तरीके की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज है और दूसरा ग्रुपड में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज है। तो अभी हम इसके मेथड्स की बात करेंगे। जब हम मेथड की बात करेंगे तो ये मेथड हमारे पास हमेशा हर एक चीज में एक तो इंडिविजुअल सीरीज होगी और दूसरा हमारे पास ग्रुपड सीरीज होगी। ग्रुपड में हमारे पास 2 है, कौन कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए इसमें एक्स बार बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने कहा, summation of x divided by n. Summation of x means sum of observations and n means number of observations. ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने लिखा, ठीक है। नाउ यहां पर x बार किसके बराबर होता है, वो होता है summation of fx divided by summation of f। ये जो f है आपको पता ही है कि f is frequency, f is frequency। जब हम अभी इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, ये भी वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ आई बात। तो अब हमें इस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल करनी है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएंगे। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको ज्यादा मतलब वो डिस्क्रिप्टिव नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट हासिल करने के लिए 1-2 एक्सरसाइज तो करने ही करने हैं, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास x बराबर है, x में कैन बी एनीथिंग, मार्क्स, हाइट, एनीथिंग। ये बराबर है मिसाल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये x के वैल्यूज है। ये इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास। इसका x बार किसके बराबर होगा, पहले ही मैं बताऊंगा, इसका मीन जो होगा वो 4 होगा, फिर भी चेक करते होगा कि नहीं होगा। अच्छा, वो होगा समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ x मींस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। आप छोटे बच्चे नहीं है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n इज 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है ना कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपके लिए वो आसान पहले ही कर दिया, इसलिए हमें पता है कि 7। ये नहीं समझेगा कि जो आखिरी है वही नंबर ऑब्जर्वेशन है, समझ आई बात। अगर मैं अभी 7 के बदले इसको 8 भी लिखूंगा ना आखिर में, फिर भी नंबर ऑब्जर्वेशन 7 ही है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जो पहली बार पढ़ते हैं, उनके लिए क्लियर करना जरूरी होता है। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका टोटल कितना आ जाता है, 28 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 4, ठीक है। तो इसका 4 है अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? नाउ दिस 4 इज दैट सेंट्रल वैल्यू
जिसके इर्द गिर्द सारे वैल्यूज क्या होते हैं, कॉन्ग्रीगेट। इसकी डेफिनेशन में एक डेफिनेशन बताई गई है इसकी, उसका ऑथर का नाम है सिम्पसन एंड काफला। वो कहता है कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रीगेट। जैसे हम मुसलमान एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जमा होते हैं सारे, ठीक है, या एक काबा के पीछे सारे हम जमा होते हैं, उसी तरीके से सेंट्रल वैल्यू होता है, ये बीच में होता है, इसके इर्द गिर्द सारे वैल्यूज बिला तशबीह वो जमा होते हैं। समझ आई बात? तो वही सेंट्रल वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है इन सारे वैल्यूज को। नाउ वी कैन टेक दिस 4 रिप्रेजेंट इज द 7 ऑब्जर्वेशंस। ये इसका कॉन्सेप्ट है। नाउ ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज लेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज, फिलहाल मैं ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूं। x एंड दिस इज f, ठीक है। x इज 100, 200 क्योंकि 10, 30 बोथ हमने लिया, 300, 400 एंड 500 एंड फ्रीक्वेंसी इज 2, 3, 5, 3, 1। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमें इसमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन इसमें बराबर है, यू नो दैट समेशन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। ये हम थोड़ा सा दूर लिखेंगे क्योंकि यहीं पर हम इसका सोल्यूशन भी कर देंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें पहले चाहिए दिस एफ एक्स, उसके बाद चाहिए समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f हमें मिल जाएगा, है ना। f का हमें टोटल करना है, ठीक है। तो बताइए कितना है, 5, 10, 14, इतना ही है। ओके, समेशन ऑफ f इज 14। पहले इस बात को समझ लीजिए, व्हाट इज दिस समेशन ऑफ f? दिस समेशन ऑफ f इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मैंने आपको समझाया पहले ही कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है। अगर ये मानेंगे कि ये x मार्क्स है, इसका मतलब है कि 100 मार्क्स 2 बच्चों को है, 200 मार्क्स 3 बच्चों को है, 300 मार्क्स 5 बच्चों को है, 400 3 को, 500 8 को, मतलब हमारे पास टोटल 14 बच्चे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस समेशन ऑफ f इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ आई बात? ओके, तो पहले हमें समेशन ऑफ f चाहिए था, अब हमें fx चाहिए, फिर इसका समेशन। fx का मतलब इसको क्या हमें करना है, मल्टीपल। 2 into 100 इज 200, 3 into 200 इज 600, 5 into 3 1500, 3 into 4 1200, 1 into 5 500। टोटल कीजिए जरा, 0 0 2 6 8 8 5 3 3 15 15 प्लस 0, ओके 4000। ओके, देखिए मेरी तरफ ध्यान रखिएगा और समझिएगा इस बात को, फिर दोबारा मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। ये 200 का मतलब ये है कि हमारे पास 2 बंदे थे जिनको 100 मार्क्स थे, मतलब हमने 100 + 100 किया, वही हुआ ना 200। उसके बाद हमने 200 जिनको मार्क्स थे वो 3 बच्चे थे, हमने किया 200 + 200 + 200, वही हो गया 600। समझ आई बात? इसी तरीके से 300 को 5 बार, 300 + 300 + 300 + 300 + 300, समझ आई बात? 400 400 400 400 3 बार, 500 1 बार, ठीक है। दैट मीन्स ये जो समेशन ऑफ एफ एक्स है, समेशन ऑफ एफ एक्स है, दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये शॉर्टकट मेथड है सम ऑब्जर्वेशंस को करने का। या तो हम इस तरीके से भी करेंगे, 100 को पहले 2 बार ऐड करेंगे कैलकुलेटर पर, 100 + 100, 200 को 3 बार, 200 200 200, 300 300 300 300, 400 400 400 400, 500 एक बार। आई बात समझ? तो तब ये इस तरीके का बन गया इंडिविजुअल सीरीज जैसा। लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हमने शॉर्टकट में इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल किया तो हमें पता चल गया कि इसका एडिशन, इसका ऐड, इसका सम कितना आ गया। तो दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगेन summation of f(x) divided by summation of f means sum of observations divided by number of observations, ठीक है। तो sum of observations is 4000
एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 14। तो इसको टोटल, इसको डिवाइड करके फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन, वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि फिर से यहाँ पर एक छोटी सी डिस्ट्रप्शन आ गई। तो इंशाल्लाह आज आप इधर ही इजाज़त दीजिए, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो अभी इजाज़त दीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है वो पूछ सकता है, अगर नहीं तो कल तक के लिए अल्लाह हम सब का हम यो नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।